मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान जिसमें फर्स्ट लेसन हमने पढ़ लिया है और आज हम सेकेंड लेसन पढ़ेंगे जिसका सेकेंड वीडियो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पार्ट 2 का नाम है, अध्याय 2 का नाम है प्राणियों में पोषण और पार्ट 1 का नाम हमने पढ़ा था जंतुओं में पोषण। तो आज हम पादपों में पोषण और आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। मतलब पौधा में पोषण कैसे होता है वो हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जो प्राणी है उन प्राणियों में पोषण कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो चलो प्राणियों में पोषण हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। पौधों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और पौधे स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किसके ऊपर निर्भर होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि को सम्मिलित किया गया है। तो जो प्राणी होते हैं वो किसी और पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, किसी और जंतु के ऊपर निर्भर होते हैं, कृषि के ऊपर निर्भर होते हैं, इस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट एक कुछ जटिल पदार्थ होते हैं और अनेक जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे उसी रूप में नहीं कर सकते हैं, तो अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना, विखंडन होना, उसका क्या कहलाता है, पाचन। सबसे पहले वो भोजन खाएंगे तो उसका पाचन करेंगे। तो जो कठोर पदार्थ है उसको सरल रूप में बदलेंगे तो उसका टूटना, उसका विखंडन होना पाचन कहलाएगा। तो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां, जो खाद्य हम अंदर ग्रहण करते हैं हमारे अंदर, उसकी विभिन्न विधियां होती है, अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। जीवों में भिन्न भिन्न विधियां होती है। मधुमक्खी, मरमर पक्षी, हमिंग पक्षी और पौधों में मकरंद चूसते हैं, इस प्रकार से। और जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं और अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी शिकार को समूचा भी नहीं, वो उनको निगल जाते हैं, निगल कर अपना भोजन करते हैं और तैरते हुए खाद्य कणों को उसका छान कर उनका भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विधियां होती है। तो यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है, वहाँ यहाँ पर हम देखेंगे जंतुओं का नाम और आहार का प्रकार, उसके आहार का प्रकार क्या है और आहार की विधि, वो किस प्रकार से आहार करता है। तो देखो, घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी, इन सब की अलग अलग प्रकार की भोजन ग्रहण करने की विधियां होती है, जो आहार की विधि नीचे दे रखी है। तो छीलना कहलाता है, चबाना कहलाता है, काटना कहलाता है, पकड़ना कहलाता है, निगलना, साइफनी, स्पंजी, शोषण, इस प्रकार की अलग अलग विधियां होती है जो इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए जरूरी होती है। तो एक यहाँ पर तथ्य दे रखा है जिसे अद्भुत तथ्य लिखा हुआ है कोष्टक में, तो हम इसे पढ़ेंगे। स्टारफिश, तारा मछली जिसे कहते हैं, स्टारफिश मतलब तारे जैसी दिखाई देती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच, उसके ऊपर जो कठोर कवच होता है उसका आहार करती है। कवच खोलने के बाद वह अपने मुख में से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतुओं के कोमल भागों को क्या करती है, खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा धीरे धीरे उसका भोजन पचता जाता है। इस प्रकार से वो अपना भोजन करती है तारा मछली। अब हम देखेंगे मानव में पाचन। देखो, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जंतुओं की खाने की विधियां होती है, खाद्य ग्रहण करने की विधियां होती है। और यहाँ पर मानव अपन मुख्य रूप से देखेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है, वो किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है
और वह पाचन किस प्रकार से करता है वो हम देखेंगे। तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह के द्वारा हम भोजन को लेते हैं और इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग जो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, सबसे पहले मानव में पाचन जो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, करेंगे पाचन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मुख गुहिका। सबसे पहली स्टेप क्या आएगी, मुख गुहिका। मुख गुहिका, जिससे हम मुख या मुख गुहिका कहते हैं। फिर क्या आएगा, ग्रास नली या ग्रासिका। तीसरा क्या आएगा, आमाशय। आमाशय। चौथा आएगा क्षुद्रांत। छोटे अंत जिसे कहते हैं। पांचवा आएगा मलद्वार। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम मुख गुहिका में भोजन को लेंगे, फिर ग्रास नली, फिर आएगा आमाशय, फिर आएगा छोट्यांत, फिर आएगी बड़ियांत, इसके बाद आएगा मलद्वार। इस प्रकार से इसको हम स्टेप में बांट देंगे। इस प्रकार से 6 स्टेप में यह अपना भोजन ग्रहण करने की, भोजन को पाचन करने की विधियां होती है। इस प्रकार मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहिका के बारे में। मुख गुहिका में क्या होता है, सबसे पहले भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है। विभिन्न घटों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है और लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस जो पाचन तंत्र जो स्रावित करते हैं, तो उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले मुख गुहिका। मुख गुहिका भोजन ग्रहण करने का मुख्य द्वार होता है और शरीर के अंदर ले जाने का ये अंतग्रहण कहलाता है। और मुख, ये इसकी सहायता से भोजन को हम चबाते हैं और अंदर लेते हैं। इस प्रकार से वो भोजन को अंदर तक ले जाता है। तो ये क्या होता है, मुख गुहिका, मुख द्वार भी जिसे हम कहते हैं। और उसमें लाल रस मतलब लाला रस जो लाल स्रावित करते हैं अपने मुंह के अंदर, और उसमें दांत होते हैं, जबान होती है, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। दांतों के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। दांत के कितने 4 प्रकार में दांतों को बांटा गया है। 4 प्रकार में दांतों को बांटा है। छवर्णक, सबसे पहले छवर्णक जो छबाने वाले, इधर पीछे वाले जो सबसे पीछे वाले होते हैं वो छवर्णक मतलब छबाने वाले दांत। और अग्रछवर्णक मतलब थोड़े इसके आगे वाले अग्रछवर्णक कहलाएंगे। और रदनक रोंदने वाले, उसको काटने वाले भोजन। फिर कृतंग जो सबसे आगे वाले जो दिखाई देते हैं वो दांत। इस प्रकार से दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 भागों में दांतों को बांटा गया है। इस प्रकार से दांत कृतक, दर्शन वाले, चीरने फाड़ने वाले, चबाने वाले, पींचने वाले दांत, ये इस प्रकार से दांत होते हैं।
स्थायी दांत और दूध के दांत। दो प्रकार के दांत होते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं जो छोटे बच्चों को आते हैं, इसके बाद वो गिर जाते हैं, इसके बाद जो स्थायी दांत आते हैं तो वो स्थायी दांत कहलाते हैं। वो जीवन भर स्थायी रूप में बने रहते हैं। वृद्धावस्था में धीरे धीरे वो दांत गिरने लगते हैं। वो दांत दो भागों में बांटे जाते हैं दांतों को। तो बचपन में होते हैं वो अलग होते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं, और इसके बाद स्थायी दांत आते हैं। और जबान, अब जबान में हम देखेंगे, जबान में क्या होता है, अलग अलग स्वाद होता है। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन को अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्वाद को परखने में वो जबान में सहायता करती है। तो जबान का जो भाग होता है, पहला सबसे आगे का भाग क्या करता है और बीच का भाग क्या करता है, कौन सा स्वाद को वो ग्रहण करता है। तो सबसे पहले वाला भाग मीठे को छकता है, वहां पर हमको मीठा मीठा अनुभव होगा, और लास्ट में जो हमें कड़वा कड़वा अनुभव होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार जीभ में भी अलग अलग प्रकार के स्वाद में आते हैं। अब हम देखेंगे भोजन नली, ग्रास नली, जिसे ग्रासिका भी कहा जाता है, ग्रासिका भी इसे कहा जाता है। तो निकला हुआ ग्रास नली का मलिया ग्रासिका में जाता है। जो मुंह में हम भोजन लेते हैं, खाद्य लेते हैं, इसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, भोजन में ग्रासिका में वो चले जाते हैं। तो धीरे धीरे भोजन जो हम खाते हैं वो क्या होता है, ग्रासिका में चला जाता है। ग्रासिका में जाने के बाद क्या करता है, देखते हैं हम ग्रासिका का एक चित्र देखेंगे। ये इस प्रकार से यहाँ भोजन खाते हैं और ये ग्रासिका नली होती है, यहाँ होकर ये नीचे आमाशय में चला जाता है भोजन। तो ग्रासिका की भित्ति में के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। क्या होता है, संकुचन के कारण वो भोजन नीचे चला जाता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होता रहता है नीचे नीचे, और भोजन इस प्रकार से भोजन की गति नीचे की ओर जाती है और नीचे की ओर वो धकेलती रहती है। संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमें वमन या भोजन वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है, और इस प्रकार से इस घटना को हम क्या कहते, हमारी भाषा में हम बोलेंगे उल्टी वापस होने लगती है। तो जो आमाशय हमारे भोजन को ग्रहण नहीं करता है, तो इस प्रकार से भोजन वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो चलो इस प्रकार से हम आते हैं अगली कड़ी में, जो आमाशय भोजन ग्रहण करने की तीसरी विधि जो होती है आमाशय। अब भोजन मुख में लिया, फिर ग्रास नलिका में होते हुए आमाशय में चला जाता है। आमाशय में चला जाने के बाद आमाशय के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है जो छपटा एवं यू आकृति, मतलब यू ऐसे यू आकृति का दिखाई देता है। तो तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हम उसे कहते हैं। एक और यह ग्रासिका नली से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर शुद्धांत में खुलता है, मतलब छोटी आंत में खुलता है। एक ग्रास नलिका से भोजन ग्रहण करता है और उधर खुलता है, तो वो भोजन वहां तक वापस जाता है। तो आमाशय का आंतरिक सतह जो कैसी होती है, श्लेष्मल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है, और इस प्रकार से उसका जो आंतरिक भाग होता है आमाशय का श्लेष्म, आमाशय के आंतरिक भाग के कारण वो आगे पहुंच जाता है। इस प्रकार से भोजन के साथ साथ वहां तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से भोजन पहुंच जाता है। जो भोजन जठर रस के कारण प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटन कर देता है, मतलब जो
जठर रस होता है उसको प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इस प्रकार से फिर भोजन क्या होता है, आमाशय से शुद्ध आंत्र में मतलब छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में पहुंच जाता है तो छोटी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटी आंत जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कुंडलित नली और यकृत आमाशय अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करती है। अतिरिक्त भित्ति में रस भी स्रावित होता है। इस प्रकार यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में मतलब पेट के ऊपरी भाग में अवस्थित या स्थित होती है। जो यकृत होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है, जिससे यह पित्त रस स्रावित करती है। जो यकृत ग्रंथि होती है वो पित्त रस स्रावित करती है और इस थैली में संग्रहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। जिस थैली में पित्त रस स्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन शुद्ध आंत्र के निचले भाग में पहुंचता है तो आंतर रस पाचक क्रिया को पूर्ण कर देता है। मतलब जो छोटी आंत से नीचे की ओर जाता है तो पूर्ण रूप से क्या करता है, भोजन को पाचक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्रोटीन अम्ल को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हम शुद्ध आंत्र में भोजन कैसे पचता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध आंत्र में अवशोषण। शुद्ध आंत्र में अवशोषण कैसे होता है। पचा हुआ जो भोजन होता है अवशोषित होकर शुद्ध आंत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। और छोटी आंत्र में जो रसा अंकुर होते हैं, छोटे छोटे मतलब एक उंगलियों के समान उभरे हुए रसा अंकुर होते हैं, जिसे हम दीर्घरुम या रसा अंकुर कहते हैं। संरचनाएं, उंगली जैसी संरचनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घरुम या रसा अंकुर। और दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका होती है, मतलब आंत में दीर्घरोम या रसा अंकुर की क्या भूमिका होती है, वो क्या कार्य करते हैं। तो दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का वो अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से जो होता है आगे की प्रक्रिया उसे में स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण कहते हैं कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार से भोजन पाचन नहीं हो पाता। जो अवशोषण के बाद जो भोजन पाचन नहीं होता है, मतलब छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है और इसके बाद भी जो पाचन नहीं होता है उसको बड़ी आंत में बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। छोटे आंत जो अवशोषण के बाद जो बचा हुआ भोजन बृहदांत्र में पहुंच जाता है। वहां पर बृहदांत्र कैसे होती है, छोटी आंत से कुछ अपेक्षाकृत बड़ी, छोटी और छोटी होती है। मतलब इसका जो सेंटीमीटर होता है यह होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन पतली होती है और ये क्या होती है, मोटी मतलब छोटी होती है। और उसके आकार में वो कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। ये इसका सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से बड़ी आंत छोटी और छोटी होती है। इसकी कितनी मीटर लंबी होती है, 1.5
मीटर लंबी होती है और यह 7.5। इस प्रकार से इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ध ठोस कहते हैं। मल के रूप में बाहर होता है और गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम निष्कासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज यह हमने मनुष्य में किस प्रकार भोजन ग्रहण होता है, किस प्रकार वह खाते हैं, किस प्रकार उनके अंदर शरीर के अंदर ग्रहण होता है। तो इसी प्रकार से 6 स्टेप के द्वारा भोजन ग्रहण मल द्वार के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। अब हम घास खाने वाले जंतुओं के बारे में, घास खाने वाले जंतु किस प्रकार अपना पाचन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाय, भैंस, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को आप लोगों ने देखा होगा, वो घास खाते हैं और जब वे खा रहे होते हैं तो वास्तव में घास को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, निगल जाते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस, बैल जो भी है वो क्या करते हैं, घास को खाते हैं और जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं। चबाते चबाते धीरे धीरे एकदम से वो निगल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जल्दी जल्दी निगल कर एक आमाशय, एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जल्दी जल्दी भोजन को निगल कर एक भाग में वो क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, रुमेन कहते हैं। अब रूमिनेंट से आमाशय 4 भागों में बटा होता है। इस प्रकार से यह 4 भागों में बटा होता है। एक गाय का चित्र दे रखा है और यह 4 भागों में बटा होता है। तो अब भोजन को क्या कहते हैं, रुमेन में भोजन का अंश पाचन होता है, जिसे जुगाल या कंड कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि गाय बैल जब घास खा लेते हैं, खाने के बाद जब वो क्या करते हैं, बैठे बैठे जब आराम करते हैं तब मुंह हिलाते देखा होगा। तो मुंह हिलाते हैं तो क्या करते हैं, भोजन का जुगाल या कंड कहते हैं, जिसे वो जुगाली करते हैं। तो परंतु बाद में जब जंतु छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख भाग में लाता है वापस छोटे कंडकों के रूप में, जिसे हम वह चबाता रहता है और इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रोमंथन कहते हैं और जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है।